नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानी अगले भाग में। मेरे शौहर को जरा भी अफसोस नहीं था अपने कार्यस्थानियों पर। जैसे तैसे कार्यक्रम निपटा और हमने वापसी का प्रोग्राम बनाया। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वापसी में मैं अपने शौहर को ऐसे मज़ा चखाऊंगी कि याद रखेंगे। नियत तारीख को हम ट्रेन में चढ़ गए। क्योंकि ये साधारण ट्रेन थी इसलिए समय ज़्यादा लगने वाला था। एक कंपार्टमेंट में 6 सीट थी। नीचे की दोनों सीट एक वृद्ध कपल का था जिनकी उम्र 70 के आसपास थी। बीच के दोनों सीट हमारी थी और ऊपर के दोनों सीट में से एक आदमी की थी जिनकी उम्र 32-35 के आसपास थी और एक कॉलेज के लड़के की थी। जब ट्रेन स्टेशन से निकली तब शाम के 7 बज रहे थे। कंपार्टमेंट के दोनों खिड़की पर वृद्धा और वो कॉलेज का लड़का बैठा था। मैं उसके बगल में बैठ गई और मेरे शौहर मेरे बगल में। अभी वो आदमी पहुंचा नहीं था। लगभग 8 बजे स्टेशन पर ट्रेन रुकी और फिर चल पड़ी। मेरे शौहर उठे और बाहर चले गए। तभी वो आदमी आया और अपना सामान जमा कर मेरे बाएं बगल में बैठ गया। आमतौर पर मैं उसे सामने बैठने को कहती पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे शौहर वापस आए तो थोड़ा झिझके पर फिर सामने बैठ गए। धीरे धीरे सब में आपस में बात होने लगी। थोड़ी देर यूं ही बातें होती रहीं। तब उस आदमी ने, जिसका नाम रवि था, ताश खेलने का प्रस्ताव रखा। हालांकि हमारे घर में ताश नहीं खेलते पर खेलना दोनों को आता था। तो हम दोनों भी तैयार हो गए और नीरज नाम का वो लड़का भी तैयार हो गया। अंकल आंटी को हमने खिड़की दे दी। मैं आंटी के बगल में और वो लड़का मेरे सामने बैठ गया। मेरे बगल में रवि और उनके सामने मेरे शौहर बैठ गए। रवि ने एक कंबल निकाला और हमने उसे फैला कर रख लिया और बीच में पत्ते फेंकने लगे। क्योंकि कंबल ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए हम सब काफ़ी पास पास में बैठे थे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, ठंड बढ़ने लगी, रवि पत्ते फेंकने लगा। हम काफ़ी देर तक पत्ते खेलते रहे। तभी अंकल ने कहा, अगर खेल पूरा हो गया हो तो अब सो लें थोड़ा। मैंने समय देखा, 12 बज रहे थे। हमने खेल बंद किया और सारे सीट खोलकर बेड बना दिए। सब अपने अपने बेड पर चले गए। मेरे शौहर भी अपने सीट पर करवट लेकर लेट गए। अंकल और आंटी जल्दी ही सो गए पर रवि की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार बाहर जाता था और आते जाते समय मुझे देखा करता था। चौथी बार जब गया तो 1 बज रहा था। उसने इधर उधर देखा और धीरे से सीट पर चढ़ गया। 5 मिनट तक प्रेम की बातें करता रहा तो मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। अब उनका चेहरा हमारी तरफ था। उन्होंने कब करवट ली पता ही नहीं चला, जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो जगे हुए हैं और वैसे भी मुझे उन्हें ये सब दिखाना ही था। मैं रवि के कान में फुसफुसाई, अपने घर में नहीं हो जो इतने इत्मीनान से बात कर रहे हो। कोई उठ गया तो मुसीबत हो जाएगी। वो बात समझ गया। फिर 20 मिनट तक वो मुझसे प्रेम भरी बातें करता रहा। फिर मैं करवट लेकर सो गई। सुबह ठीक 5 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर समाधान को चल पड़ी। समाधान में घुसते ही मुझे पता चला कि ये तो इंग्लिश स्टाइल का है। मुझे समाधान करना था और इस प्रकार का समाधान मैंने पहले कभी नहीं यूज किया था। थोड़े देर सोचने के बाद मैंने समाधान कर लिया। जब वापस हुई तभी किसी ने दस्तक दिया।
मैंने धीरे से पूछा कि कौन है। बाहर से एक लड़के की आवाज आई और मुझे पता चल गया कि वो नीरज है। मैंने धीरे से पूछा कि क्या काम है, तो उसने भी धीरे से कहा, आपने रवि अंकल के साथ जो प्रेम की बातें किया तो उन्हें नींद तो आ गई पर मुझे नहीं आ रही। मैं मुस्कुराई और दिल ही दिल में बोली, आजकल के बच्चे। मैंने धीरे से दस्तक खोला और वो जल्दी से अंदर आ गया। मैंने दस्तक बंद कर दिया। मुझे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि किसी ने फिर दस्तक दिया। नीरज हड़बड़ा गया। बाहर से मेरे शौहर की आवाज आई, प्रवीण अंदर हो क्या? मैं दस्तक खोलने को हुई तो नीरज इशारा करने लगा कि दस्तक ना खोलूं। मैंने उसे इशारे से कहा कि कुछ नहीं होगा। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं अंदर हूं। उन्होंने पूछा, कितनी देर से अंदर हो, क्या कर रही हो? मैंने दस्तक खोल दिया। मैंने झल्लाते हुए कहा, थोड़ा व्यस्त हूं, आप जाकर सो जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूं। मेरे शौहर ने दस्तक बंद किया और चले गए। मैं अपनी सीट पर जाकर लेट गई। मेरे शौहर दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे थे। मैं भी सो गई। सुबह उठकर मैंने टूथ ब्रश लेकर वॉश बेसिन की तरफ चली गई। वहां मैंने ब्रश किया और जैसे ही मुंह धो रही थी, तौलिए से मुंह पोंछकर पलटी और जैसे ही मैं घूमी, एक और लड़का मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, क्या बात है भाभी, रात में बहुत प्रेम भरी बातें किए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरी तो आदत है। अचानक मेरी नज़र कोने में गई तो मुझे पता चला कि मेरे शौहर कोने से झांक रहे हैं। मैंने ऐसे व्यक्त करना शुरू किया कि मुझे बहुत आनंद आ रहा हो। तभी मेरे शौहर ने खंखारा और दोनों लड़के झट से निकल गए। मेरे शौहर वॉश बेसिन की तरफ चले गए और मैं अपनी सीट पर चली गई। मेरे शौहर ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं चाहती थी कि वो कुछ बोलें तो उनकी मिट्टी पलीत कर दूं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वैसे मैंने हार नहीं मानी थी अभी। रवि, वो दोनों अंकल आंटी और नीरज अपने अपने स्टेशन पर उतर चुके थे। मैं और मेरे शौहर ही कंपार्टमेंट में बैठे थे। तभी बगल वाले कंपार्टमेंट से 2 लड़के आकर बैठ गए और मेरे शौहर से बात करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ने ताश खेलने का प्रस्ताव रखा तो हम तैयार हो गए। कंबल बिछाकर हम खेलने लगे। मेरे शौहर और एक लड़का मेरे सामने बैठे थे और एक लड़का मेरी बगल में। मैं और मेरे शौहर खिड़की की तरफ बैठे थे। तभी एक लड़का और आ गया। वो मेरे बगल वाले लड़के के बगल में बैठ गया। उसने कहा कि वो खेलेगा और पत्ते उसके हाथ से ले लिया। मेरे बगल में जो लड़का बैठा था वो बीच में ही बैठा रहा। भले ही खेल नहीं रहा था पर उस लड़के के पत्ते देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ कंबल में डाल लिए। मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर बातें होंगी, जैसे मैंने सोचा था। कुछ ही देर में वो लड़के का कार्य प्रगति पर आ गया। मैंने कोई विरोध नहीं किया तो हौसला बढ़ता चला गया। मैंने कोई विरोध नहीं किया तो उसका मनोबल आसमान तक पहुंच गया। जैसे ही मेरे शौहर मुझे देखते, मैं आंखें बंद कर लेती। 1-2 बार के बाद उनको संदेह हुआ। मेरे शौहर मुझे देखने लगे तो मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। 1-2 गेम के बाद उन्होंने लड़कों से कहा कि गेम बंद करें और सब अपने सामान लेकर वापस चले गए। मैंने सोचा अब कुछ बोलेंगे, पर कुछ नहीं बोले।
उनके जाने के बाद मैं बाहर आ गई। बाहर से जब वापस आ रही थी तभी एक आरपीएफ का जवान गेट पर खड़ा दिखा। मैं उसके बगल से निकल रही थी तभी उसने कमेंट किया, एक बार प्रेम भरी बातें मिल जाएं तो आनंद आ जाए। मैंने उसे पलट कर देखा तो हंसने लगा। मैं उसके पास तक गई और उससे बोली, क्या बोले तुम? उसने कहा, तुमने सुन तो लिया है। मैंने कहा, हम ट्रेन में हैं और मेरे शौहर साथ में हैं। अगर मेरे शौहर से बतिया लोगे तो मुझसे प्रेम भरी बातें कर लेना और मैं किसी को कंप्लेन भी नहीं करूंगी। वो मुझे आश्चर्य से देखता रहा। मैंने उससे कहा, अब यकीन है? उसने कहा कि उसे यकीन है। तो मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मेरे सामने मेरे शौहर की मिट्टी पलीत करना होगा। वो मुस्कुरा कर बोला, हो जाएगा। मैं इतना बोलकर वापस आ गई और खिड़की के बगल में बैठ गई। थोड़े देर बाद वो आरपीएफ जवान हमारे कंपार्टमेंट में आया और हमारे कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे शौहर उसको देखकर खड़े हो गए। उसने पहले ये पूछा कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मेरे शौहर ने बता दिया। उसने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व की ट्रेन में होने की संभावना है। फिर उसने हमारा नाम पूछा और जैसे ही हमने नाम बताया उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने कहा कि तलाशी लेगा और हमारे सामान खोल के देखने लगा। उसके बाद उसने मेरे शौहर को पास बुलाया और उनकी तलाशी लेने लगा। उसके बाद उसने मुझे खड़े होने को कहा और मेरी तरफ बढ़ा। मेरे शौहर बोल पड़े, कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं है क्या? उसने एक थप्पड़ मेरे शौहर को मारा और कहा, अब लेडीज कांस्टेबल ढूंढने जाऊं और तब तक तुम दोनों फरार। मेरे शौहर गाल सहलाते हुए बोले, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। उसने कहा, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर वरना अभी थप्पड़ मारा है फिर सीधे गोली मारूंगा। मेरे शौहर दुबक कर खड़े हो गए। मेरे शौहर ने पूछा, ये किस प्रकार की तलाशी है? उसने घूमकर मेरे शौहर को थप्पड़ मारा और कहा, मुझे सिखाएगा? कसम से तू ठीक से तलाशी भी नहीं लेने देगा। तू यहीं रुक, मैं इसकी पूरी तलाशी लेकर आता हूं। उसने मुझे 2 बोगियों के बीच में बने गलियारे में ले गया। मैंने चारों चोर नजरों से देखा तो मेरे शौहर पास में छुप कर खड़े थे। फिर मेरे शौहर सामने आकर बोले, ये किस टाइप की बातें वह तलाशी ले रहे हो? उसने गुर्राते हुए कहा, मुझे मत सिखा, मैं ऐसे ही तलाशी लेता हूँ। ज़्यादा टाएं टाएं करेगा तो अभी चैन खींचकर सबको बोलूँगा कि तूने मुझ पर हमला किया। उसके बाद तो जेल जाकर तेरी खूब तबीयत से कुटाई होगी। मेरे शौहर चुप हो गए। मेरे शौहर वहीं कोने में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मैं जैसे ही बातें करने लगी मेरे शौहर वापस कंपार्टमेंट में चले गए। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।